हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम एंड वेलकम टू सुवीरा स्टडी पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे समावेशी शिक्षा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, क्योंकि कल हमने समावेशी शिक्षा इस टॉपिक को डिस्कस किया था और कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे, और साथ ही ये भी बताया था कि इसी से रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। एंड आप लोग देख सकते हैं कि कल हमने क्या क्या डिस्कस किया था समावेशी शिक्षा में। तो कल हमने बताया था कि समावेशी शिक्षा क्या होती है, साथ ही इसका प्रचलन कब से चला और इसकी क्या विशेषताएं हैं, एंड समावेशी शिक्षा के उद्देश्य और निर्धन एवं पिछड़े वर्ग के बच्चे और उनकी शिक्षा, साथ ही उनके लिए कुछ प्रमुख कार्यक्रम चलाए गए हैं, और अधिगम अक्षमताएँ क्या हैं, कौन कौन सी होती हैं, एंड विकलांगता अधिनियम जो 1995 है, इसको भी डिस्कस किया था, और इस अधिनियम के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं। साथ ही जो दिव्यांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम 2016 है, काफ़ी इम्पोर्टेंट अधिनियम है, इसको भी डिस्कस किया था एंड कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, और आज उससे आगे हम बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। एंड पिछला वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो उसको भी देख लें, एंड इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन था, सामान्य विद्यालयों में दिव्यांग विद्यार्थियों के समावेशन हेतु निम्न में से कौन सा प्रावधान दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रतिकूल है। तो कल इस अधिनियम को हमने पढ़ाया था, तो कल वाला वीडियो आप लोग ज़रूर से देख लें। तो कौन सा प्रतिकूल है, यहाँ पर हम इसके बारे में बात करेंगे। परीक्षा पत्र को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय, विद्यार्थियों की ज़रूरत पूरी करने के लिए लिपिक की सुविधा, या फिर दूसरी और तीसरी भाषा संबंधी कोर्सों की बाध्यता, और व्यक्तिगत ज़रूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि जो सामान्य विद्यालयों में दिव्यांग विद्यार्थियों के समावेशन हेतु निम्न में से कौन सा दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रतिकूल है, मतलब हमें गलत वाला बताना है। तो पहला वाला सही है कि जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको हमें अतिरिक्त समय देना है, सुविधाएं भी उपलब्ध करवानी है, साथ ही उनकी जो भी व्यक्तिगत ज़रूरतें हैं उनके हिसाब से यथोचित संयोजन भी करना है। यहाँ पर नहीं वाला पूछा गया। प्रतिकूल से मतलब होता है जो उस अधिनियम के खिलाफ है या इस अधिनियम में जैसा नहीं बोला गया है। तो इसमें ये नहीं बोला गया है कि जो भी दूसरी और तीसरी भाषा संबंधी कोर्सों की बाध्यता, तो बाध्यता नहीं करनी है बल्कि हमें चीज़ें उपलब्ध करवानी है बच्चों को। तो ऑप्शन हमारा तीसरा वाला सही हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अशक्तता वाले छात्र की विशिष्ट विशेषताएं हैं। मतलब यहाँ पर हमें बताना है कि जो अधिगम अशक्तता है उसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो कल जब हमने अधिगम अशक्तता को डिस्कस किया था तो वहाँ पर हमने बताया था कि यदि किसी भी बच्चे को पढ़ने में, लिखने में या कोई भी चीज़ समझने में समस्या आ रही है तो वो अधिगम अशक्तता या अधिगम अक्षमता कहलाती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है पढ़ने में शब्दों या पंक्तियों को छोड़ देता है, यानी कि पढ़ने संबंधी उसको अशक्तता हो रही है, पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये भी इसकी विशेषता हो जाएगी। वर्तनी में गलती करता है, तो यहाँ पर भी उसे पढ़ने में अशक्तता हो रही है, मतलब पढ़ने में अक्षमता हो रही है, तो ये भी अधिगम संबंधी अशक्तता है। और ठीक से नहीं पढ़ पाता है, तो ये भी एक प्रकार की अशक्तता है। बल्कि जो फोर्थ ऑप्शन है एक ही क्रिया को बार बार करता है, तो ये पढ़ने संबंधी अशक्तता नहीं होती, बल्कि ये जो है विकास संबंधी एक विकार होता है। इस चीज़ को हमने कल डिस्कस भी किया था। तो यहाँ पर विशेषताएं पूछी हैं कि कौन कौन से अधिगम से संबंधित विशेषताएं हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। इस वजह से हमारा पहला, दूसरा, तीसरा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों अधिगम से रिलेटेड अक्षमताएं हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। एक विद्यार्थी जिसे दृष्टिबाधिता है की विशिष्ट ज़रूरतों के लिए एक शिक्षक को विभिन्न तरह के दृश्य प्रस्तुतिकरण पर ध्यान देना चाहिए, कई प्रकार की स्पर्श और हस्त कौशल सामग्री का उपयोग करना चाहिए, बहुत सी मूक फिल्में दिखानी चाहिए, या फिर वर्कशीट जिसमें चित्र हों देनी चाहिए। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो एक विद्यार्थी है उसे दृष्टिबाधिता है, यानी कि देखने में उसे समस्या है। तो यदि उसे देखने में समस्या है तो ऐसे में हम
उसे दृश्य प्रस्तुतिकरण पर ध्यान दें तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि बच्चा देख नहीं पा रहा है और ऊपर से हम उसके लिए दृश्य प्रस्तुतिकरण पर ध्यान देंगे तो ये उसके लिए सही नहीं होगा। तो ये वाला ऑप्शन गलत है। कई प्रकार की स्पर्श और हस्त कौशल सामग्री का उपयोग करना या फिर बहुत सी मूक फिल्में दिखानी चाहिए, तो दिखाने वाला ऑप्शन गलत ही हो जाएगा। एंड जिसमें चित्र हो ऐसी वर्ग सीट देना, तो चित्र का वह क्या करेगा, क्योंकि उसे देखने में समस्या है, वह देख नहीं पा रहा है, तो चित्र देना भी उसके लिए सही नहीं है। यानी कि ऑप्शन हमारा सेकेंड, कई प्रकार की स्पर्श और हस्त कौशल सामग्री का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि वह देख नहीं सकता है तो वह स्पर्श करके चीज़ों को समझेगा। तो ऑप्शन हमारा सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, पठन वैकल्य किस प्रकार की विकलांगता है? अधिगम विशिष्ट, संवेदी, व्यवहारात्मक या फिर गत्यात्मक। तो जो पढ़ने वाले मतलब ये पूछ रहा है कि पठन वैकल्य यानी कि यदि किसी बच्चे को पढ़ने में समस्या है तो वो किस प्रकार की विकलांगता होती है। तो हमने कल इन सभी चीज़ों को अच्छे से डिस्कस किया था कि कोई भी बच्चा यदि पढ़ने में या लिखने में समस्या आ रही है या कोई भी चीज़ समझ नहीं पा रहा है या जो गणितीय कैलकुलेशन होती है उसको करने में उसे समस्या है, तो ये सारी चीज़ें अधिगम अक्षमताएँ कहलाती हैं। तो यहाँ पर उसे पढ़ने में समस्या है तो ये हमारी अधिगम से संबंधित अक्षमता हो जाएगी, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विकलांगता मुख्य रूप से सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई से संबंधित है? अवधान न्यूनता, अति सक्रियता विकार, स्वलीनता या फिर पठन वैकल्य, गुणन वैकल्य। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से देखेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विकलांगता मुख्य रूप से सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई से संबंधित है। तो कोई बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया नहीं कर पाता या फिर संप्रेषण में उसे समस्या आती है, तो ऐसा तब होता है जब कोई बच्चा अपने आप में ही मगन रहता है, यानी कि उसे स्वलीनता विकार है। तो जो स्वलीनता विकार होता है इसमें क्या होता है कि कोई बच्चा अपने आप में ही मगन रहता है, उसे दूसरों से मतलब नहीं होता, यानी कि वह समाज से अंतःक्रिया नहीं करता, और जब समाज से अंतःक्रिया करने में उसे समस्या आती है यानी कि वह संप्रेषण में भी कठिनाई महसूस करता है। तो ऑप्शन हमारा सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, विषय वस्तु को पढ़ते समय अक्षरों और शब्दों को हटा देना, जोड़ देना, उनमें फेरबदल कर देना निम्न में से किसके सापेक्ष रूप से संबंधित है? तो यहाँ पर क्योंकि कोई बच्चा है वह पढ़ते समय जो भी अक्षर हैं या शब्द हैं उनको हटा देता है, मतलब उसे ऐसी समस्या आती है, या फिर कुछ शब्द एक्स्ट्रा जोड़ लेता है अपने आप से, या फिर उनमें फेरबदल कर देता है, मतलब जैसे जैसे वर्ड लिखे हैं उस तरीके से वह उनको पढ़ नहीं पा रहा है, तो उसे पढ़ने में समस्या आ रही है, यानी कि ये हमारा हो जाएगा पठन वैकल्य, उसे पढ़ने संबंधी अक्षमता है। तो ऑप्शन हमारा सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अशक्तता किसी व्यक्ति के संतुलन, शारीरिक निपुणता और हाथ आँख सामंजस्य की क्षमता को प्रभावित करती है? पठन वैकल्य, गुणज वैकल्य, भाषा वैकल्य या फिर गति समन्वय वैकल्य। तो यहाँ पर यदि हम बात करें जैसे कि कोई भी बच्चा है तो उसको शारीरिक निपुणता, हाथ आँख सामंजस्य आदि क्षमता को प्रभावित करती है। तो जब भी कोई बच्चा मतलब किसी भी बच्चे का शारीरिक संतुलन है जो सही नहीं होता, तो ऐसे में उसे होता है गति समन्वय वैकल्य, यानी कि ऑप्शन हमारा फोर्थ नंबर सही हो जाएगा। और इसको हम डिस्प्रैक्सिया भी कहते हैं, तो ये आपको याद रखना है, डिस्प्रैक्सिया या फिर गति समन्वय वैकल्य। बाकी आपको पता ही है कि जो पठन वैकल्य है जिसे डिस्लेक्सिया कहते हैं, तो पढ़ने संबंधी, और जो गुणज वैकल्य है डिस्कैल्कुलिया गणित संबंधी विकार होता है, एंड जो डिस्फेजिया है भाषा संबंधी, तो ये भाषा संबंधी यानी कि भाषा वैकल्य। इसके लिए जो हमारा ऑप्शन है वो फोर्थ नंबर सही हो जाएगा। अब हम आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शारीरिक गतिक विकलांगता से जुड़े विद्यार्थियों के लिए गतिशीलता सहायक तकनीकी का उदाहरण है? व्हीलचेयर,
बड़ी मुद्रा वाली किताबें, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है कि कोई बच्चा है तो वह शारीरिक रूप से विकलांग है। यदि शारीरिक रूप से विकलांग है तो उसके लिए क्या सहायक हो सकता है? और व्हील चेयर, तो ऑप्शन हमारा पहला ही सही है, क्योंकि यदि कोई विकलांग है तो उसके लिए व्हील चेयर, क्योंकि बड़ी मुद्रा वाली किताबें, इनसे उसका शारीरिक विकलांगता से कोई लेना देना नहीं है। साथ ही शब्द भविष्यवाणी वाला सॉफ्टवेयर एंड स्पर्श सामग्री, तो ये भी संबंध नहीं है उससे, तो ऑप्शन हमारा पहला वाला ही सही हो जाएगा। एंड अगला है, विशिष्ट प्रकार की विकलांगता वाले विद्यार्थियों के समावेशन के लिए उपयुक्त समंजन युक्ति का सही युग्म मिलान कौन सा है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। अधिगम कठिनाई कार्य पूरे कर पाने के लिए अतिरिक्त समय, यानी कि कोई बच्चा है, यदि अधिगम में कठिनाई आ रही है तो उससे पूरा करने के लिए हमें उसे अतिरिक्त समय दे देना चाहिए। या फिर ध्यान न्यूनता, अति क्रियाशीलता विकार और उसे बेहद जटिल कार्य देना, तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि एक तो बच्चे को अति क्रियाशीलता का विकार है और ऐसे में हम उसे जटिल कार्य दे देंगे तो वो और भी नहीं करेगा। यानी कि वह किसी भी चीज़ पर जो ध्यान न्यूनता विकार होता है, तो ऐसे में बच्चा किसी भी चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं लगा पाता, यानी कि अधिक क्रियाशीलता दिखाता है या फिर उसका जो ध्यान है वो इधर उधर ज़्यादा भटकता है। तो ऐसे में हम उसे बेहद जटिल कार्य दे देंगे तो उसके लिए काफ़ी मुश्किल होगा, तो ये काम नहीं करना है। एंड दृष्टि बाधित, यदि कोई बच्चा है दृष्टि बाधित तो उसके लिए हमें मुद्रित सामग्री का प्रावधान करना, तो ये भी गलत है, क्योंकि बच्चा देख नहीं पा रहा है और उसके लिए हम मुद्रित सामग्री का प्रावधान करेंगे तो बच्चे के किसी भी काम की नहीं है। एंड वाक बाधित है यदि बच्चा, तो उसके लिए हम उससे कहेंगे कि वह व्याख्यान विधि का प्रयोग करे। तो एक तो बच्चा बोल नहीं पा रहा है और उससे हम व्याख्यान करवाएंगे, व्याख्यान विधि का प्रयोग करने के लिए कहेंगे, तो ये भी गलत रहेगा। यानी कि बच्चे का एक तरीके से देखा जाए तो मजाक है, क्योंकि बच्चा बोलने में सक्षम नहीं है और उससे हम कहेंगे कि व्याख्यान विधि का वह प्रयोग करें, गलत है। तो ऑप्शन हमारा पहला वाला ही सही है कि किसी भी बच्चे को यदि कोई काम करने में कठिनाई आ रही है या फिर वह पूरा नहीं कर पाया है तो हमें उसे अतिरिक्त समय दे देना चाहिए। तो ऑप्शन पहला वाला ही सही हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, अधिगम अक्षमता के संदर्भ में गणितीय अधिगम अक्षमता क्या कहलाता है? तो बात यहाँ पर गणित संबंधी अक्षमता की हो रही है, तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो कौन सा सही हो जाएगा? सही हो जाएगा गुणज वैकल्य। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन अधिगम असफलताओं जैसे कि पठन वैकल्य, गुणन वैकल्य इत्यादि के संदर्भ में सही है? तो अधिगम स्तर से जुड़े सभी विद्यार्थी एक जैसे होते हैं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने वैयक्तिक भिन्नता को पढ़ा था तो हमने बताया था कि कभी भी किसी भी कंडीशन में कोई दो व्यक्ति समान हो ही नहीं सकते। तो ये कहना भी गलत है कि अधिगम स्तर से जुड़े सभी विद्यार्थी एक जैसे होते हैं, गलत है। एंड अधिगम आवश्यकता विद्यार्थियों के अधिगम आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षण सबसे बेहतर है, तो मानकीकृत ये गलत है, क्योंकि जो भी मानक निर्धारित कर दिए गए हैं मान लो, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सभी बच्चों के लिए सही रहे, तो ये भी गलत है। तो जब भी आपको मानकीकृत या मानक संबंधी कोई भी ऑप्शन मिलता है तो वो गलत ही होता है। एंड अगला है, अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र अधिगम असक्तता से जूझते विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करने के लिए सर्वोत्तम होते हैं, तो ये भी गलत है, क्योंकि जो अध्यापक केंद्रित शिक्षा है और कोई बच्चा है जो कि असक्तता से जूझ रहा है, तो ऐसे में अध्यापक केंद्रित से मतलब है कि फिर जैसा शिक्षक चाह रहा है बच्चा वैसा ही करे, तो बच्चे को वैसे भी प्रॉब्लम है और ऊपर से शिक्षक पता नहीं किस तरीके के बच्चे को कार्य दे देता है, और क्योंकि शिक्षक केंद्रित में मतलब है कि फिर शिक्षक अपने हिसाब से करवाएगा, वह बच्चों को नहीं देखेगा, तो ये चीज़ें भी गलत हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें जो भी चीज़ें करवानी है, बच्चों को कुछ भी सिखाना है तो हमें बच्चों को केंद्र में रखना है, ना कि वहाँ पर अध्यापक केंद्र में होगा, तो ये भी गलत है। और यहाँ पर जो अगला ऑप्शन है, अधिगम असक्तता तंत्रिका संबंधी और वातावरण दोनों तरह के कारकों से प्रभावित होते हैं, तो ऑप्शन हमारा लास्ट वाला सही हो जाएगा, यानी कि
4th नंबर ऑप्शन सही है। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। एंड जो अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में दिव्यांग विद्यार्थियों के अधिगम के लिए प्रेरक परिवेश कैसे बना सकती है। मतलब यहाँ पर ये बात करी जा रही है कि एक शिक्षिका है, तो जो विद्यार्थी हैं वो दिव्यांग विद्यार्थी हैं, तो उनके अधिगम के लिए वह प्रेरक परिवेश कैसे बना सकती है, ताकि बच्चा प्रेरित होकर के चीज़ों को सीख सके। ऐसा माहौल वह कैसे बना सकती है। ये दृढ़ अपेक्षा रख कर कि वे सख्त पाठचर्या का अनुसरण करें, तो ये सही नहीं है, क्योंकि यदि बच्चों को प्रेरित करना है तो फिर सख्त पाठचर्या का अनुकरण करवाना सही नहीं है। प्रेरित करने से मतलब होता है कि बच्चा अपने आप से प्रेरित होकर के करे, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। बच्चे से परामर्श करे बिना उनके लिए सारे निर्णय खुद लेना, ये भी गलत है। यह सुनिश्चित करके कि उनका आकलन मानकीकृत आकलन तरीकों द्वारा होना चाहिए, तो मानकीकृत बात ही गलत होती है, ये भी गलत है। एंड पाठचर्या में उपयुक्त व यथोचित समायोजन करके, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो पाठचर्या है वहाँ पर हमें उपयुक्त व यथोचित चीज़ों का समायोजन करना है। उपयुक्त से मतलब है कि जो बच्चों के उपयुक्त हों और जो बच्चों के समझने के लायक हों, बच्चा जिनमें रुचियाँ ले और बच्चा खुद ही प्रेरित होकर के चीज़ों को सीखे, तो ऑप्शन हमारा 4 नंबर सही हो जाएगा। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है। प्रतिभाशाली, आसान और बहुत ही सरल सामग्री देना, स्वलीनता, कक्षा की व्यवस्था को बार बार बदलते रहना, एंड पठन वैकल्य, उत्तम चित्रों के आधार पर दंत कार्य देना, वाक हानि, धैर्य दिखाना और प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त समय देना। तो क्वेश्चन को एक बार हम फिर से देखेंगे। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है, यानी कि युग्म की बात कर रहा है। मतलब कोई बच्चा प्रतिभाशाली है तो उसे हम आसान और बहुत ही सरल सामग्री देंगे, तो ये गलत है, क्योंकि बच्चा प्रतिभाशाली है तो फिर उसे आसान और बहुत ही सरल काम देने का कोई मतलब नहीं है। और जो सेकेंड वाला ऑप्शन है, स्वलीनता, कक्षा की व्यवस्था को बार बार बदलते रहना, तो क्योंकि जो स्वलीनता विकार होता है उसमें बच्चा खुद में ही वैसे भी मगन रहता है, मतलब समाज के लोगों से अंतःक्रिया करने में उसे समस्या आती है, और ऐसे में हम कक्षा की व्यवस्था को बार बार बदलेंगे तो बच्चे को समस्या होगी, तो ये ऑप्शन भी सही नहीं है। एंड तीसरा है पठन वैकल्य, उत्तम चित्रों के आधार पर दंत कार्य देना, तो ये भी गलत है, दंत कार्य देना ज़्यादा सही नहीं होता। एंड जो लास्ट वाला ऑप्शन है वाक हानि, धैर्य दिखाना और प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त समय देना, तो यहाँ पर मतलब कोई जो बच्चा है उसे वाक हानि यानी कि बोलने में समस्या है, तो ऐसे में एक अध्यापक को क्या करना है कि धैर्य दिखाना है, साथ ही प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त समय भी देना है। मतलब ऐसा नहीं क्योंकि बच्चा बोल नहीं पा रहा है सही से ढंग से, तो आप उससे कोई चीज़ पूछते हैं तो ऐसे में आपको धैर्य दिखाना है, और बच्चा जो कुछ प्रतिक्रिया दे रहा है तो उसके लिए हमें उसे पर्याप्त समय भी देना है। तो ऑप्शन हमारा 4th नंबर ही सही हो जाएगा, एंड बाकी के ऑप्शन गलत हो जाएंगे। और अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता सुसंगत रूप से लिखने की क्षमता को सीधे प्रभावित करती है। तो यहाँ पर लिखने संबंधी अशक्तता पूछी जा रही है, तो लिखने के लिए कौन सा होता है, डिस्ग्राफिया। ये सारी चीज़ें कल हमने डिस्कस की थी, तो ऑप्शन हमारा 2nd नंबर सही हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, और मैं आशा करती हूँ कि सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। एंड आगे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।